जूलॉजी फर्स्ट बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 7 स्वास्थ्य एवं बायोटेक्नोलॉजी पर निबंध लिखिए। चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगी? जैसे बड़ी बड़ी होटल में जाना, सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए। तुम पहले पैसा कमाना सीखना नहीं थे मेरे पास। पोपटलाल सही बोला था, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना, और अपने प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। उत्तर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में बहुतायत से किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जंतु कोशिका कल्चरों तथा डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कई मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा रहे हैं। जंतु कोशिका कल्चर से निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक वायरस वैक्सीन इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज एवं खुरपा जैसी बीमारियों से बचाव के टीके तैयार किए जाते हैं। दो कोशिकीय जैव रसायन सेलुलर बायोकेमिकल इसके अंतर्गत एंजियोजेनिक कारक बीटा एवं गामा इंटरफेरान, बीटा एंड गामा इंटरफेरान एवं अल्फा इंटरफेरान तैयार किए जाते हैं। 3 प्रतिरक्षा नियामक जैव रसायन इम्यूनो रेगुलेटरी बायोकेमिकल्स इसमें इंटरल्यूकिन 2 का उत्पादन होता है। 4 एंजाइम्स कई तरह के एंजाइम का उत्पादन होता है। 5 हार्मोन्स इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, कोरियोनिक हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन एवं एंटीबॉडीज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। एक चिकित्सा के लिए उपयोग हो रहे उत्पाद: मानव वृद्धि हार्मोन उत्तक प्लाज्मिनोजेन सक्रियक एरिथ्रोएटिन एवं रुधिर स्कंदन कारक उत्पादक। 2 विकास की अंतिम अवस्थाओं में प्रोथ्राम्बिन 7 रुधिर कारक, इंटरल्यूकिन 2, हेपेटाइटिस बी एवं इंटरफेरान के उत्पाद की तैयारी है। जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। इन तरीकों का सबसे अधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य की रक्षा में हुआ है। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों के योगदान का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। एक, रोगों के प्रतिरक्षा के लिए टीकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर इम्यूनिटी। जंतुओं से एंटीजन का पृथक्करण कर टीकों का उत्पादन किया जा सकता है। टीकों को 3 प्रकार से उत्पादित किया जा सकता है। एक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी द्वारा शुद्ध एंटीजन प्राप्त करना। 2, क्लोन किए गए जीन की सहायता से एंटीजन का संश्लेषण करना। 3, संश्लेषित पेप्टाइड के रूप में टीकों का निर्माण। इन तीनों विधियों से विभिन्न रोगों के टीके या तो बना लिए गए हैं या निकट भविष्य में बनने की संभावना है। उदाहरणार्थ रेबीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, विब्रियो कैलेरी जिससे हैजा कॉलेरा रोग होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वर्षों में संक्रमित रोगियों से प्राप्त HBV डीएनए को सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है। जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। 2 रोगों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तथा डीएनए प्रोब द्वारा रोगों को पहचानने में बहुत कम समय लगता है। रूढ़ विधियों कन्वेंशनल मेथड्स द्वारा रोगों को पहचानने में जहां कई सप्ताह लग जाते थे, वहीं डीएनए प्रोब तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे प्रभावी तथा संवेदनशील यंत्रों द्वारा रोगों को क्रमशः कुछ मिनट व कुछ घंटों में पहचाना जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस व मलेरिया रोग के लिए डीएनए प्रोब बना लिए गए हैं। डीएनए प्रोब डीएनए के ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं जो किसी भी जैविक या अजैविक तंत्र में किसी भी बाहरी डीएनए की उपस्थिति को ज्ञात कर लेते हैं। इनके द्वारा संक्रामक रोग का निदान, भोज्य पदार्थों में संदूषित पदार्थ की पहचान आदि की जाती है। जिन लाइब्रेरियों में डीएनए खंड को पृथक कर उनका प्रयोग डीएनए प्रोब की तरह किया जा सकता है। मलेरिया रोग के निदान के लिए डीएनए प्रोब एस्टर रिसर्च केंद्र बेंगलोर में बना लिया गया है। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। 3 रोगों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा व्यापारिक स्तर पर कई औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जिनमें सेमेटोस्टेटिन, इंसुलिन, मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH तथा वायरसों के विरुद्ध इंटरफेरान प्रमुख हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इनका व्यापारिक स्तर पर निर्माण बहुत सस्ता पड़ता है। सबसे
पहला हार्मोन सोमेटोस्टैटिन है, जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा संश्लेषित किया गया था। यह एक मस्तिष्क हार्मोन, ब्रेन हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के प्रकार्य का नियमन करता है। यह एचजीएच और इंसुलिन के स्रावण को बाधित इनहिबिट करता है, अतः इसका उपयोग डायबिटीज के उपचार, पैंक्रिएटाइटिस के उपचार में किया जाता है। उपर्युक्त औषधियों के अतिरिक्त जीन थेरेपी द्वारा भी रोग का उपचार किया जा सकता है। जीन थेरेपी के अंतर्गत दोषी जीन का प्रतिस्थापन एक सामान्य तथा स्वस्थ जीन की द्वारा किया जा सकता है, किंतु इस विधि द्वारा उपचार अभी संभव नहीं हो पाया है। जीन थेरेपी का प्रयोग 2 स्तरों पर किया जा सकता है। पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। लड़की के पास नहीं जाना है, पढ़ लिख के काबिल बनिए, लड़की के पास नहीं जाना है, लड़की के पापा के पास। एक रोगी थेरेपी, पेशेंट थेरेपी, इसमें प्रभावित ऊतक में स्वस्थ जीनों का प्रवेश करा दिया जाता है। बी भ्रूण थेरेपी, एम्ब्रायो थेरेपी, इसमें दोषी जीन की उपस्थिति का पता लग जाने पर जायगोट बनने के बाद भ्रूण की आनुवंशिक संरचना को ही बदला जाता है। विकसित देशों में रोगी बच्चे के होने की संभावना यदि हो तो एंटीनेटल निदान, एंटीनेटल डायग्नोसिस द्वारा बीमारी की पहचान कर ली जाती है। जागरूक माँ बाप, पेरेंट्स बच्चे के जन्म से पहले आनुवंशिक परामर्श प्राप्त करते हैं। एंटीनेटल निदान करने के लिए हाइपोडर्मल सुई, हाइपोडर्मल नीडल की सहायता से कुछ एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड गर्भ से निकाला जाता है। इस द्रव में उपलब्ध भ्रूण फीटस की कोशिकाओं का संवर्धन और परीक्षण किया जाता है। परीक्षण द्वारा भ्रूण के कैरियोटाइप का अध्ययन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भावस्था में ही रोग निदान हो जाता है। एक एज के बाद जब आपको जिंदगी समझ में आएगी, आपको फिर कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अफसोस वो दौर होगा जब बहुत देर हो चुकी है। 4 विधि विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन फॉरेंसिक साइंस। इस विधि का विकास एलेक जेफरी तथा उसके साथियों ने इंग्लैंड में किया है। भारत के हैदराबाद स्थित कोशिका तथा आणविक जैविकी केंद्र, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक और उत्तम विधि विकसित की गई है। इन विधियों की सहायता से रक्त या वीर्य, स्पर्म के धब्बों आदि के डीएनए से अपराधी की पहचान की जा सकती है। क्योंकि सभी मनुष्यों के डीएनए अलग अलग होते हैं, अतः यह विधि बलात्कारियों, कातिल आदि पहचानने में बहुत बढ़िया मुन्ना।